Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your sixth class new social science book, Exploring Society, India and Beyond, the beginning of the Indian civilization. The most ancient civilization of India, known variously as the Harappan, Indus, or Indus Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways. It shows how a well balanced community lives, in which the difference between the rich and the poor are not glaring. In a sense, the Harappan social scenario was not that of exploitation but of the mutual accommodation. तो हड़प्पा इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है जो सभ्यता है सच में उल्लेखनीय है कई तरीकों से क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पा इंडस इंडस सरस्वती बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है और उस समय पर किस तरह ये लोग मिलजुल के कम्युनिटी में रहते थे मिलजुल के रहते थे और अमीर गरीब का कोई डिफरेंस नहीं था और इधर उस टाइम पर जो हड़प्पन सोशल सिनेरियो था वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं था मतलब किसी अमीर का किसी गरीब से गरीब का शोषण करना ये नहीं था बल्कि ये था कि सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते थे म्यूचुअल अकोमोडेशन था तो बिग क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर के व्हाट इज सिविलाइजेशन व्हाट इज आ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन क्या है what was the second question है what was the earliest civilization of Indian subcontinent तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे जो शुरू का सिविलाइजेशन था अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन सा था और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट तो इस सिविलाइजेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ है क्या हमने पाया है तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन है क्या एट द एंड ऑफ द चैप्टर 4 वी saw the first human group settling down practicing agriculture developing the some technologies such as the construction metallurgy transport and moving towards civilization चैप्टर 4 के अंत में हमने देखा कि मानव ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया सेटलिंग डाउन मतलब पहले तो वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था भोजन इकट्ठा करता था एक जगह नहीं रहता था खाना बदोश बन के रहता था लेकिन अब उसने क्या करा कि एक जगह वो रहना शुरू हो गया और वो खेती बाड़ी भी करने लगा उसने कुछ टेक्नोलॉजी है जो डेवलप कर ली थी जैसे मेटलर्जी मेटलर्जी क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द नेचर जो हमें नेचर से मेटल प्राप्त होता है उसे कैसे प्यूरिफाई करना है ऑफ कंबाइनिंग दैम एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज तो उसने किस तरह लोहे को उसे रॉ फॉर्म में लोहा मिला फिर उसने उसको किस तरह पिघलाया फिर उससे औजार बनाए ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर आना जाना भी आसान हो गया ट्रांसपोर्ट की वजह से और ये सिविलाइजेशन की तरफ ये सब जो परिवर्तन आ रहे थे सिविलाइजेशन की तरफ जा रहा था What then is civilization? In general, the term is used for an advanced stage of the human society. जो सिविलाइजेशन क्या है सिविलाइजेशन क्या है कि मानव के जो रहन सहन है उसका जीवन है एडवांस स्टेट उसे सिविलाइजेशन कहा जाता है टू बी प्रिसाइज वी विल कंसिडर हियर दैट सिविलाइजेशन शुड हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ये मानते हैं कि एक सभ्य होने के लिए नीचे दिए गए हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जैसे some form of government and administration to manage a more complex society and its many
एक्टिविटीज़। तो अगर सोसाइटी होगी तो वो एक साथ रहेंगे तो उनके कुछ इश्यूज भी होंगे, तो सोसाइटी में जो कम्प्लेक्स सोसाइटी बन जाएगी, तो इस कम्प्लेक्स सोसाइटी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें इन दो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है अर्बनिज्म। अर्बनिज्म मतलब शहरीकरण, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट। अगर टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, अगर लोग बढ़ेंगे तो सिटीज़ की ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो फिर उनमें इश्यूज होंगे, तो उन्हें सबको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट भी चाहिए, और विच जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। घरों तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, और जो वेस्ट वाटर है उसे उसके ड्रेनेज के लिए भी सिस्टम चाहिए होगा। तो ये सब क्या है, शहरों का अर्बनिज्म होना। अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको पता है कि कुदरत से हमें जो मटेरियल होता है रॉ फॉर्म में मिलता है, जैसे कि लोहा मिल गया, गोल्ड मिल गया, ये मेटल हो गया, लेकिन इसे हम क्या है प्रोडक्शन करके इनसे इनको फिनिश गुड में बदल देते हैं। जैसे कि सोने से हमने गहने बना लिया, ऑर्नामेंट बना लिए, लोहे से औजार बना लिए, पत्थरों में क्राफ्ट करके उनसे कई गहन ऑर्नामेंट बनाए, टूल्स बनाए। तो ये सब क्या है, क्राफ्ट भी सिविलाइजेशन की तरफ हमें बढ़ाता है। ट्रेड, ट्रेड व्यापार, बोथ इंटरनल विच अ सिटी और रीजन एंड एक्सटर्नल विद डिस्टेंस रीजन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रेड भी होना चाहिए, व्यापार भी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी होना चाहिए चीज़ों का, ताकि जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम दूसरे से ले सकें, और जो दूसरे को चाहिए वो हम दे सकें। Some form of writing needed to keep record and to communicate. तो उस टाइम पर क्या हुआ उसे लिखने के लिए हमें लिखना भी आना चाहिए, रिकॉर्ड रखने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। कल्चर आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम्स। तो उस समय पे जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए किसके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे, आर्ट के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, लिटरेचर किताबों के द्वारा, या ओरल ट्रेडिशन मतलब बोल के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट करने के लिए कल्चरल आइडियाज भी चाहिए। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो सिटीज। तो एग्रीकल्चर इतना होना चाहिए कि वो सिर्फ गांव की ज़रूरतें पूरे ना करें, वो शहर तक भी उसकी सप्लाई हो, कि शहर के लोगों को भी जो अनाज है वो प्राप्त हो सके। थिंक अबाउट इट, विच ऑफ द above characteristic do you think is most fundamental, that is the characteristics essential to the development of all others। तो मेरे हिसाब से तो आप प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है जो, ये वाला करेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खेती बाड़ी होगी उससे अगर हम हमारी खाने पीने की ज़रूरतें पूरी होंगी तो तभी तो हम और काम कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो करेक्टरिस्टिक है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। It is easy enough to see all these characteristics are present in the most societies in the world today। ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है, ये वाले करेक्टरिस्टिक्स आज के समय पर देखना तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हर जगह तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी। बट व्हेन द सिविलाइजेशन बिगिन इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड, लेकिन कब ये सिविलाइजेशन शुरुआत हो रही थी, ये सब
शुरू हो रहा था सिविलाइजेशन, हम उस समय के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब तो हमें हर जगह सिविलाइजेशन मिलेगा, लेकिन उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं जब ये शुरू हो रहा था, इसकी शुरुआत हो रही थी। तो सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। जो सिविलाइजेशन है अलग अलग समय पे अलग अलग दुनिया के हिस्सों में हो रहा था। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया। तो जो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है वो इस समय पर इराक और सीरिया है। दैट हैपेंड अबाउट 6000 years ago and the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later। तो 6000 साल पहले ये हुआ था और इजिप्ट में ये सिविलाइजेशन कुछ शताब्दी के बाद शुरू हुआ। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन लेटर ग्रेड। आप इस सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बारे में अगले ग्रेड में पढ़ेंगे, और कुछ और भी सिविलाइजेशन है जिनके बारे में आप अगले ग्रेड में पढ़ेंगे। In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contribution and advances of those ancient civilizations. For now, however, we will only look at the Indian subcontinent, and its northwest region is where our story begins. तो अभी हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो सिविलाइजेशन है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, कहाँ पे, यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है, शुरू हुआ। फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से शहर की तरफ। The vast plains of Punjab today, divided between India and Pakistan, and Sindh now in Pakistan, are watered by the Indus River and its tributaries। तो जो पंजाब का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, प्लेन्स है, दो हिस्सों में, जो अब दो हिस्सों में बंट गया है, इंडिया और पाकिस्तान में, जिसे सिंध कहा जाता है, अब पाकिस्तान में है। उसमें पानी आता था इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज से। ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियाँ, जैसे कोई और नदी, जैसे गंगा में यमुना आके मिल जाए तो यमुना क्या होगी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज होगी। इस तरह जो इंडस रिवर है और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, उनसे यहाँ पे सिंध में पानी आता था। दिस मेड दूज प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। इसने क्या किया, ये जो पानी आता था ना नदी का, तो इसने क्या किया, उस जमीन को बहुत उपजाऊ बना लिया और खेती बाड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा बना दिया, फेवरेबल बना लिया एग्रीकल्चर के लिए। A little further east, a few millenniums ago, another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of the Himalayas through Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. See figure 6.3. In this whole region, from about 3500 BC, village grew into towns। तो उसके बाद हम देखते हैं सरस्वती से जो पानी आने लगा, कहाँ, सरस्वती जो हिमालय से आती थी और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में, इन नदियों ने इस हिस्से को फर्टाइल बना दिया था। और ये जो यहाँ पे 3500 BC में जो क्या हुआ, विलेज परिवर्तन होने लगे टाउन्स में, और with the increasing trade and other exchanges, those towns further grew into cities। फिर टाउन सिटीज में बदल गए, ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा, और एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस होने लगे गुड्स का। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BC। ये सब का हुआ बिफोर कॉमन एरा 2600।
आर्कोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम। आर्कोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को कई नाम दिए हैं, जैसे इंडस, हड़प्पा, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। We will use all these terms. Its inhabitants are called Harappan. It is one of the oldest civilization in the world. ये दुनिया का एक इकलौता सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, जो सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता है हड़प्पा। और इसमें रहने वाले लोगों को हम हड़प्पन्स बोलते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि हड़प्पन सिटी और मॉडर्न स्टेट, जो धोलावीरा है, ये है तो हमें ये जो यहाँ पे इन्हें मैच करना है, जो हड़प्पन सिटी को है मॉडर्न स्टेट के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है जो धोलावीरा, ये गुजरात में है। उसके बाद हड़प्पा पंजाब में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। मोहनजोदाड़ो ये सिंध में है। और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। आगे द सरस्वती रिवर। The map figure 6.3 on the page 89 shows the Indus और सिंधु। तो आपने 6.3 में हम देखेंगे, 6.3 है यहाँ पे, हम ये मैप है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे दिस इज रिवर इंडस। ये रिवर इंडस है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर झेलम, रिवर चेनाब, रावी, सतलुज। तो ट्रिब्यूटरीज हमने पहले भी देखा था, जो बड़ी नदी में छोटी नदियां आके मिल जाती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो ये सब नदियां थी जो रिवर इंडस के साथ आकर मिल जाती थी। इसके अलावा नीचे हम देखेंगे ये है रिवर सरस्वती। तो हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो इस रिवर के पास है, जो लगी, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दो महत्वपूर्ण जो शहर है इस सिविलाइजेशन का यहाँ पे बर्थ हुआ। लेकिन सिर्फ इनके पास ही नहीं, रिवर सरस्वती के आसपास भी जो कई सिविलाइजेशन, कई नगरों का बर्थ हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेड सिटीज ग्रो अलोंग दोज रिवर्स। जो इम्पोर्टेड सिटीज थी उन रिवर्स के पास ग्रो हुई, सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अभी हमने मैप में भी पढ़ा इसके बारे में। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर। लेकिन कुछ और भी कई साइट्स थी जो सरस्वती रिवर के पास ग्रो हुई, विच टुडे गोज बाय द नेम घग्गर इन इंडिया एंड हकरा इन पाकिस्तान। जो सरस्वती रिवर है अब उसको इंडिया में अब नाम क्या है, घग्गर, और पाकिस्तान में हकरा। तो इस तरह इसे घग्गर हकरा रिवर कहा जाता है। This river is now seasonal because it flows only during the rainy season. ये रिवर है जो सीजनल रिवर है, इसमें पानी है जो सिर्फ बरसात के समय पे होता है और टाइम पे ये रिवर है जो सूख जाता है। सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। सरस्वती रिवर है सबसे पहले ऋग्वेदा पे मेंशन्ड हुआ है। एन एंशिएंट collection of prayer which we will read about in chapter 7। और कई ऐसी जो सरस्वती रिवर है उसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इन द टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज गॉडेस एंड एज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन टू सी। तो जो सरस्वती रिवर है उसकी पूजा की जाती है, देवी के रूप में भी की जाती है, और एक रिवर जो माउंटेन से सी की ओर फ्लो करता है। लैटर
Text describe the river is drying up and eventually disappearing. उसके बाद के जो टैक्स हैं उनसे हमें पता चलता है ये रिवर सूख गया और इवेंचुअली डिसअपियर हो गया. टाउन प्लानिंग. आगे हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग. हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो now in Pakistan were the first two cities of this civilization to be discovered. तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले आर्कोलॉजिस्ट ने जो हड़प्पा सिटी को डिस्कवर किया, उसके बाद है ये जो मोहिंजोदारो का पता चला. तो ये कहाँ है? ये दोनों सिटीज़ अब पाकिस्तान में हैं. जो दोनों सिटीज़, दोनों सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान में इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में है. Their identification goes back to 1944, a century ago. इनका पता 100 साल पहले चला. Several sites followed in the Indus Plains. कई sites है जो Indus Plains में followed थी. Which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. इस वजह से इस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे, क्योंकि ये साइट्स थी जो इंडस रिवर है उसके पास थी. लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़. उसके बाद और भी कई सिटीज़ का पता चला, जैसे सच एज धोलावीरा इन गुजरात, हरियाणा में राखीगढ़ी, और उसके बाद पाकिस्तान में गनगेरीवाला एंड 100 ऑफ स्मॉलर साइट्स. और मतलब कई सौ स्मॉल सिटीज़ भी पाए गए, जैसे कि एज लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकवेटेड. सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे. और अभी भी इनकी डिस्कवरी है जो कंटिन्यू है. It is interesting to note that Saraswati Basin include not only two major cities. जो सरस्वती रिवर है सिर्फ 2 मेजर सिटीज़ में इंक्लूड नहीं है, जैसे राखीगढ़ी और घनघेरी वाला, बल्कि ये कई स्मॉलर वन में भी है, जैसे फारमाना इन हरियाणा, कालीबंगा इन राजस्थान एंड अ फ्यू टाउन भिराना एंड बानावली बोथ इन हरियाणा. Indeed, the map figure 6.3 on page 89 makes clear high density of sites in that region. The larger Harappan cities were building to precise plans. जो उस टाइम पे जो सिटीज़ पहले प्लान की जाती थी तब बनाई जाती थी, तो इसी तरह जो हरप्पा सिटी है उसका भी पहले प्लान हुआ कि किस तरह सिटी को बनाया जाएगा. दे हैड वाइड स्ट्रीट्स, बहुत चौड़ी सड़कें, और विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस क्या हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. मस्ट cities seem to have been surrounded by fortification. और cities को मतलब बड़ी बड़ी दीवारों से सुरक्षा के पर्पस से उसके cities के जो बाहर है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी, ताकि कोई हमलावर cities के अंदर आक्रमण ना कर सके. And had two distinct part, upper town where the local elite probably lived and the लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड. इलाइट का यहाँ पे मीनिंग है द वर्ड रेफर टू द हायर लायर्स ऑफ द सोसाइटी. जो सोसाइटी में हायर लेवल के लोग होते हैं उसके लिए इलाइट बोला गया है. इसमें जैसे ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रीस्ट आते थे, पुजारी आते थे, और नीचे लोअर लेवल में जो कॉमन लोग होते थे वो रहते थे. सम लार्ज बिल्डिंग सीम टू हैव बी यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस. कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि सब लोगों के यूज़ के लिए थी, जैसे कि फॉर इंटेंस वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर. ऐसे वेयर हाउस थे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ों को स्टोर किया जाता था. और इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ वेरियस साइजेस लाइन एंड स्ट्रीट एंड स्मॉलर लैंड्स,
जो सब घर थे इस तरह लाइन में बने हुए थे। और इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज सेम। और जो बनाने की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी वो सेम थी, चाहे वो बड़े घर के लिए हो या छोटे घर के लिए। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, और सभी बिल्डिंग्स ईंटों से बनी हुई थी। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ फेमस बाथ इन द मोहिंजोदारो। तो आप फिगर 6.6 में देखेंगे एक बड़ा सा बात है यहाँ पे, जो कि मोहिंजोदारो में मिला है। तो ये बात है, एक इस पे डिबेट है कि आर्कोलॉजिस्ट अलग अलग राय देते हैं कि इतना बड़ा हमारा बाथरूम बनाने की, ग्रेट बाथ बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या होता था, तो कुछ लोगों का तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट अलग अलग राय देते हैं। कई तो बोलते हैं कि ये पब्लिक बात है फॉर पीपल, और लेकिन ये पब्लिक बात कैसे हो सकता है, ये रूल आउट हो जाता है। क्योंकि जो घर थे उनमें सबका इंडिविजुअल बाथरूम था, तो फिर इस तरह का पब्लिक बात क्यों बनाया जाएगा। और कुछ आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये ज़रूर रॉयल फैमिलीज के लिए बना होगा। और फिर टैंक फॉर रूल्स फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब कोई ऐसा उनका रीति रिवाज हुआ जिसमें कि सब लोग नहाते होंगे, जिस तरह के अभी भी जैसे स्नान करने जाते हैं। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न आउट दैट इन दिस सिटी मस्ट हाउसेस हैड इंडिविजुअल बाथरूम्स। तो हमने ये अभी पहले भी पढ़ा कि पहला जो विचारधारा है वो रूल आउट हो जाती है, क्योंकि सबके पास अगर अपने इंडिविजुअल बाथरूम थे तो कोई यहाँ पे नहाने पीपल क्यों आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि ये किसी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ हो, और या फिर रॉयल फैमिली यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर यहाँ पे बात करने आते हो। तो उसके बाद द पर्पस ऑफ सम स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये बाथरूम की आगे मेजरमेंट बताई है कि ये बाथरूम है जो 12 बाई 7 मीटर का था, इसकी मेजरमेंट। और इसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए बिटुमिन अ फॉर्म ऑफ तार अप्लाई किया हुआ था। नीचे ईंट बिछा रखी थी, फिर तार बिछा रखा था। और द ग्रे टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम, इस ग्रे टैंक के आसपास स्मॉल रूम्स थे। भले अभी इनकी दीवारें नहीं हैं, लेकिन दीवारें टूट चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे ये स्मॉल रूम्स थे। और वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, देयर वाज अ ड्रेन, कॉर्नर में एक ड्रेन भी था कि ताकि समय समय पर इस फ्रेश वाटर इसमें भरा जा सके और इसकी सफाई हो जाए। इसे खाली करने के लिए एक ड्रेन भी देखा है हमने। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पर्पस क्या है। आगे देखेंगे वाटर मैनेजमेंट। द हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनिनेस। हड़प्पन्स जो लोग थे वो वाटर मैनेजमेंट और सफाई को महत्वता देते थे। दे ऑफन हैड सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग, उनके पास है जो नहाने के लिए सेपरेट एरियाज थे। इन देयर होम्स देयर वर कनेक्ट टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन, और वो जो बाथरूम थे कनेक्ट थे ड्रेन के साथ। जिस तरह की इस टाइम पे भी हम देखते हैं कि जो हमारा वैसा वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, सावन का पानी है या वैसा पानी है, उसे बाहर निकालने के लिए हमने ड्रेन लगाए रहते हैं। सेम उसी तरह विच जनरली रेन ब्लो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे, और जो कि सड़क में चला जाता था गंदा पानी, और गंदा पानी बाहर निकल जाता था। मोहिंजोदारो के जो लोग थे कई 100 किलोमीटर दूर चलकर जो ईंटों के कुएं बनते थे उनसे पानी लेते थे। और कुछ अलग रीजन्स के बट इन अदर रीजन, और कुछ अलग क्षेत्रों में इट मे हैव बीन फ्रॉम पोन्ड्स, और ये कुछ अलग क्षेत्रों में लोग पानी
तालाब से लेते थे, नियर बाय स्ट्रीम और ह्यूमन मेड रेजर्वर्स, या फिर झरनों से या इंसानों द्वारा बनाए गए रेजर्वर से। रेजर्वर क्या होते हैं? अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर। एक ऐसा या तो कुदरती या फिर इंसान द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल प्लेस जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। तो द केस ऑफ धोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, द लार्जेस्ट रेजर्वर मेजर्ड 73 मीटर इन लेंथ। तो धोलावीरा गुजरात में हमने एक लार्जेस्ट रेजर्वर देखा है जो कि रॉक की कटिंग करके या पत्थर से बना है। तो यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं, तो इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 73 मीटर। और आगे क्लास एक्टिविटी है, लेट्स एक्सप्लोर। एज अ क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, a school corridor or playground with the help of any measuring tape. Compare these length with the length of largest reservoir in धोलावीरा। तो आपको किसी टेप की मदद से क्या करना है? स्कूल के कॉरिडोर को और क्लासरूम को और प्लेग्राउंड को नापना है, और फिर इसको लार्जेस्ट रेजर्वर धोलावीरा के लार्जेस्ट रेजर्वर से कंपेयर करना है। एट धोलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रेजर्वर वर बिल्ट। धोलावीरा में 6 बड़े रेजर्वर मिले हैं जो कि स्टोन से या फिर रॉक की कटिंग करके बनाए गए हैं। मस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड। उनमें से जो ज़्यादातर रेजर्वर है कनेक्ट हैं एक दूसरे से, किसके द्वारा? अंडरग्राउंड ड्रेन के द्वारा, फॉर इफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखा जा सके।